नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। भारत सरकार में असली ताकत किसके पास है? राष्ट्रपति के पास या फिर प्रधानमंत्री के पास? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और भारत के सबसे शक्तिशाली पद को और करीब से समझेंगे। अब देखिए, पहली नजर में तो इसका जवाब बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन भारत की जो संसदीय प्रणाली है, उसमें शक्तियों का बंटवारा इतना अनूठा है कि ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। संविधान राष्ट्रपति को डी जोर यानी कानूनी तौर पर देश का प्रमुख तो बताता है, पर डी फैक्टो यानी असल में सारी कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती हैं। तो कह सकते हैं कि एक है नाम के प्रमुख और दूसरे हैं काम के प्रमुख। ठीक है, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री की खास स्थिति से, फिर देखेंगे कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शक्तियां क्या हैं, और आखिर में बात करेंगे उस शक्तिशाली संस्था की जो उनके काम में मदद करती है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। तो पहला सवाल, प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली होते क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है भारत की संसदीय शासन प्रणाली में, जिसे हमने ब्रिटिश सिस्टम से तो लिया है, लेकिन कुछ जरूरी बदलावों के साथ। तो फिर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता कैसे है? इसका रास्ता क्या है? देखिए, संविधान का आर्टिकल 75 सिर्फ इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, लेकिन असल प्रक्रिया एक स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा पर चलती है। राष्ट्रपति उसी नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो, और फिर उस नेता को सदन में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य ही ना हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक शर्त है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना ही होगा। और यहीं पर भारत और ब्रिटेन के सिस्टम में एक बड़ा फर्क नजर आता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन का सदस्य होना जरूरी है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन विशाल शक्तियों और जिम्मेदारियों की जो प्रधानमंत्री के पद को इतना अहम बनाती हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर सरकार एक जहाज है तो प्रधानमंत्री उसके कैप्टन हैं। वो सिर्फ जहाज की दिशा ही तय नहीं करते, बल्कि पूरी टीम को गाइड भी करते हैं और कंट्रोल भी। मतलब प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल पर पूरा कंट्रोल होता है। वो तय करते हैं कि मंत्री कौन बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। वो किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल ही भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री एक पुल की तरह हैं जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को जोड़ते हैं। और ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि आर्टिकल 78 के तहत ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सरकार के हर बड़े फैसले की जानकारी राष्ट्रपति को दें। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये 3 आर्टिकल्स 74, 75 और 78 असल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिश्ते की बुनियाद है, जो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये सलाह सिर्फ मंत्रियों की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं है। अटॉर्नी जनरल से लेकर सीएजी और चुनाव आयुक्तों तक देश के कई सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इससे उनके प्रभाव का दायरा समझा जा सकता है। अब इतनी सारी जिम्मेदारियों को संभाला कैसे जाता है? चलिए देखते हैं। सोचने वाली बात है ना? इतनी सारी जिम्मेदारियां, एक अकेला इंसान ही सब कैसे मैनेज करता होगा? यही सवाल हमें सीधे प्रधानमंत्री के पीछे के पावर सेंटर तक ले जाता है। और इसका जवाब है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जो एक स्टाफ एजेंसी की तरह काम करती है। इसका मुख्य काम है प्रधानमंत्री को उनके काम में मदद करना, उन्हें जरूरी सलाह देना। तो चलिए अब इस महत्वपूर्ण दफ्तर की बनावट और इसके काम करने के तरीके को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पीएमओ के काम बहुत फैले हुए हैं। ये अलग अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने से लेकर प्रधानमंत्री के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और प्रेस से लेकर जनता तक सबसे संपर्क भी साधता है। सही मायनों में यह सरकार का नर्व सेंटर है। 1947 में जब इसकी शुरुआत हुई, तब यह प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से एक छोटा सा दफ्तर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये एक बेहद शक्तिशाली केंद्र बन गया है। इसका प्रभाव और इसकी शक्ति अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन है। तो हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं और कैसे पीएमओ उन्हें इस विशाल भूमिका को निभाने में मदद करता है। लेकिन ये हमें एक बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या पीएमओ सिर्फ एक जरूरी सपोर्ट सिस्टम है
या ये कभी-कभी एक सुपर कैबिनेट बन जाता है जो शक्तियों के संतुलन को बिगाड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में शक्ति और जवाबदेही के नाजुक संतुलन को दिखाता है।